हम पिछले कुछ दिनों से बात कर रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज की। तो उनकी जो बहुत सारी कॉजेज रीजंस हैं, उनमें एक रीज़न जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन भी है। सो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो इस बात पे बेस करेगा कि ओजोन है क्या, ये कब और कैसे डिस्कवर हुई, और ओजोन में जो होल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं और इन होल्स की वजह से सोलर से जो अल्ट्रा वायलेट लाइट्स रेज हैं वो अर्थ पे कैसे पहुंच रही हैं, और उनकी वजह से जो है वो अर्थ के ऊपर क्या क्या, या यहाँ पे बायोस्फीयर के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं, और इसको हम किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। सो चलें शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओजोन क्या है? ओजोन इज़ अ ब्लूइश कलर्ड गैस। ये प्लेजेंट स्मेलिंग है, बट प्लेजेंट स्मेलिंग तब तक है जब इसकी कंसंट्रेशन लो है, और जब इसकी कंसंट्रेशन हाई हो जाएगी तो फिर ये पंजेंट स्मेल है। पंजेंट स्मेल वो वाली स्मेल जो नाक में चुभती है, इरिटेशन काज करती है, तो इस स्मेल को कहते हैं पंजेंट स्मेल है ये वाली। और इसकी जो कंसंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट 10 पार्ट्स पर मिलियन है। फाउंड प्लेसेस नियर द ओशन, यहाँ पे इसकी जो है वो ज़्यादा ये पाई जाती है। यहाँ पे देखिए इसकी जो लेयर की बात हो रही है कि ओजोन लेयर है, तो हमारे पास ये अर्थ के ऊपर जो ये ऑलमोस्ट 716 किलोमीटर है तक यहाँ पे ट्रोपोस्फियर होती है। इससे ऊपर ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर तक यहाँ पे ये स्केल साथ लगा हुआ है। इस वाली लेयर को, एटमॉस्फेयर की लेयर को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। इससे ऊपर अप टू 80 किलोमीटर जो होती है दैट इज़ द मीजोस्फेयर। इसके बाद 500 किलोमीटर तक थर्मोस्फेयर, ये लेफ्ट के ऊपर बेटा स्केल लगा हुआ है, इससे आप इसको याद रख लेंगे। और थर्मोस्फेयर के जो उससे बियॉन्ड है दैट इज़ एक्सोस्फेयर। जो हम बात करते हैं कि ओजोन लेयर प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो ये जो ओजोन लेयर है ये इस स्ट्रेटोस्फेयर के बॉर्डर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए ये मेंशन किया हुआ है दैट इज़ द ओजोन लेयर। तो ये जो स्ट्रेटोस्फेयर अप टू 50 किलोमीटर है, इस 50 किलोमीटर में इसके यहाँ पे अलोंग द बॉर्डर साइड यहाँ पे जो है वो ओजोन लेयर। अब कई जगहों पे ये ओजोन लेयर की थिकनेस ज़्यादा है, कई जगहों पे बिल्कुल कम है, और कई जगहों पे जो है अब अर्थ के अराउंड जो है वो इसकी जो है वो होल्स क्रिएट हो चुके हैं। ये देखें यहाँ से ये हमारे पास अर्थ, और उससे ये स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे इसके साथ ये इसने ये लेयर बनाई हुई है। और ये क्या करती है? ये फिल्टर करती है। इसका काम जो है वो फिल्टर करना है। ये अल्ट्रा वायलेट रेज को जो है वो फिल्टर करती है जो सन से आ रही हैं। इस तरह से ये उनको ये फिल्टर करके ये वापस रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से भेज रही है। अगर यहाँ पे होल क्रिएट होगी या ब्रेकेज होगी तो फिर अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो डायरेक्टली इस अर्थ पे पहुँचेंगे और फिर यहाँ की जो लाइफ है उसको डिस्टर्ब करेंगे, उसको इफेक्ट करेंगे। इसकी अगर डिस्कवरी की बात करें की जाए तो यहाँ पे इसकी डिस्कवरी 1985 में हुई थी, और ये वो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनकी डिस्कवरी की थी, जॉय फॉरमन, ब्रेन ग्रेडियर और जोनाथन। यहाँ पे ये इनकी पिक्चर्स यहाँ पे आपको शो करवाई। ये जो साइंटिस्ट थे इन्होंने इसको डिस्कवर किया था। इन्होंने एक सरफेस स्टेशन बनाया था। टीम ऑफ रिसर्चर हैड डिस्कवर्ड अ बेल्डिंग पैच ऑफ ओजोन इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। जब भी बात की थी कि अपर स्ट्रेटोस्फेयर में ये होती है, तो और इसका साइज़ था ऑलमोस्ट द साइज़ ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स का जो साइज़ है, जो उसका एरिया है, उस एरिया के लिहाज से तकरीबन ऑलमोस्ट उतना एरिया था ओवर द अंटार्कटिका। तो वहाँ पे उन्होंने इसको लेयर को डिस्कवर किया था। इसकी मैपिंग भी की जाती है। अभी बात हो रही थी कि कहीं पे ये थिक है और कहीं पे ये थिन है और कहीं जगह पे इसकी होल है, तो वो कैसे पता चलता है कि किस जगह से ये कितनी थिक है? तो इसकी जो मैपिंग की जाती है या मेजरमेंट की जाती है दैट इज़ बाय द टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर, जिसको TOMS कहते हैं, used by the NASA to measure the ozone concentration, and TOMS is a satellite borne instrument, और ये लॉन्च किया था 1996 में, and it is very accurate and it make almost 35 measurements per 8 सेकेंड। 8 सेकेंड के अंदर ये 35 मेजरमेंट्स या मेजर करता है। और इसके जो लेवल है, यूनिट है मेजरिंग का, दैट इज डॉब्सन यूनिट, DU, वेयर 100 डॉब्सन यूनिट इज इक्वलेंट टू 1 मिलीमीटर, कि ये इतनी थिक है, और 1 मिलीमीटर थिकनेस को भी ये ऑलमोस्ट 100 डॉब्सन यूनिट। अब इसके देखें कि 1 मिलीमीटर का भी 100th जो पार्ट होगा उसको भी ये इजीली मेजर कर सकता है। तो इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है इस मामले में। अब बात हो रही थी पिछले लेक्चर्स में भी क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की। तो ये जो क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है उसका बताया था कि ये भी एक पार्ट है,
कि ओजोन के अंदर होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब हमने बात की कि ये एक फिल्ट्रेशन की लेयर है जो फिल्टर करती है यूवी लाइट्स को। अगर ये लेयर डैमेज हो जाएगी तो फिर जो है वो यूवी लाइट डायरेक्टली एयर के अर्थ के ऊपर पहुंचेगी और वो जो है वो हीट काज करेंगी और दूसरे लाइफ को डिस्टर्बेंस काज करेंगी। अब इसके अंदर जो इसकी थिकनेस डिक्रीज हो रही है या होल प्रोड्यूस हो रही है, उसके लिए दो मैकेनिज्म है, मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म है या फिर केमिकल मैकेनिज्म है। मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म में तीन हमारे पास यहाँ पे मैकेनिज्म है। असल में होता क्या है, मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द अपर स्ट्रेटोस्फेयर। अब आपको पता है जो एसी होता है वो रूम कॉर्नर में यहाँ पे अपर कॉर्नर पे यहाँ पे लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि उसके जो एयर जो कोल्ड एयर होगी वो डेंसर होती है और कोल्ड एयर यहाँ से टॉप से डेंसर होने की वजह से मूव करके ऐसे रूम के अंदर ये नीचे आ जाएगी। इसी तरह से एग्जॉस्ट यहाँ पे टॉप कॉर्नर पे इसलिए लगाया जाता है क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो लाइटर होती है। ये हॉट एयर यहाँ के रूम के बॉटम से यहाँ पे इस लेवल से जो उठ के ऐसे ऊपर जाएगी लाइटर, और यहाँ से एग्जॉस्ट से जो है वो बाहर चली जाएगी। सेम यही मैकेनिज्म यहाँ पे है। जब ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर कोल्ड एयर होगी तो वो कोल्ड एयर ऐसे सिंक डाउन कर देगी फ्रॉम स्ट्रेटोस्फेयर टू ट्रोपोस्फेयर। ऐसे जब ये एयर सिंक डाउन होगी तो डेफिनेटली उस जो ओजोन की जो लेयर है वो रिमूव हो जाएगी, वहाँ पे पैचेस आ जाएंगी। तो इसके मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म इसके होल क्रिएशन का एक ये है। सेकेंड मैकेनिज्म है कोल्ड टेम्परेचर इन द अपर एटमॉस्फेयर काजेज द नाइट्रिक एसिड टू फ्रीज। नाइट्रिक एसिड जो है वो फ्रीज हो जाता है और फ्रीज होकर उसके जो पिंक क्लाउड्स हैं वो नीचे आते हैं। जब वो डेफिनेटली एक स्ट्रेटोस्फेयर से मूवमेंट होगी ट्रोपोस्फेयर के अंदर तो वो ओजोन भी वहाँ से जो है वो रिमूव हो जाएगी। थर्ड में फ्रॉम वॉर्टेक्स ऑफ टाइटली ट्विस्टेड विंड्स, इस तरह के ये टाइटली ट्विस्टेड विंड्स क्रिएट होंगी। ये यहाँ पे ये साउथ पोल दिखाया गया और साउथ पोल से ये जो लैंड का पैच दिखाया गया इसलिए दैट इज़ एंटार्क्टिका। और कंसीडर भी यही किया जाता है कि एंटार्क्टिका के ऊपर इसकी जो है वो होल जो उसका साइज़ ज़्यादा इंक्रीज़ होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर लो होने की वजह से यहाँ से जो मूवमेंट होगी एयर की या फिर ये इस तरह से स्विरलिंग होगी, वॉर्टेक्स क्रिएट होगा, कर्लिंग होगी इस एयर की, इस वजह से जो है वो जो है यहाँ पे ओजोन के होल्स क्रिएट हो रहे हैं। ये थे मेट्रोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। केमिकल मैकेनिज्म में वेल नोन केमिकल है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में जो क्लोरीन होती है एक्चुअली ये क्लोरीन जो है वो ये डिस्ट्रॉय करती है। दीज आर मैन मेड है, नॉन टॉक्सिक है एंड इनर्ट इन द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर में तो इनका कोई मसला नहीं है, बट ये जब स्ट्रेटोस्फेयर में चले जाएंगे तो फिर ये जो डैमेज काज करेंगे क्योंकि ओजोन भी वो स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर मौजूद है। ये क्लोरीन एटम जो वो डिस्ट्रॉय करते हैं। ये क्लोरीन एटम किस तरह से डिस्ट्रॉय करते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। ये कुछ परफ्यूम्स हैं, रेफ्रिजरेटर्स हैं और ये इस तरह से कंप्रेसर हैं, ये फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं। असल में ये प्रेशराइज्ड करने के लिए कंप्रेस करने के लिए ये गैस यूज़ होती है। तो उससे जब ये एक्सपेंड होगी बाहर निकलेगी तो इससे ये क्लोरीन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो और प्रोड्यूस होंगे और वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो डैमेज काज करेंगे। एक्चुअली जो बात होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये अब रिसेंट जो ये सारे इक्विपमेंट आ रहे हैं इनके अंदर नहीं है, लेकिन ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं इनकी लाइफ होती है 50 to 80 ईयर्स, ऑलमोस्ट 100 ईयर तक भी इनकी लाइफ होती है। तो इससे पहले दुनिया में जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन अपनी बैन होने से पहले जो वहाँ पे यूज़ किए जाते थे उनकी वजह से जो अभी भी एयर के अंदर ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो मौजूद हैं और वही जो है वो इस होल को डैमेज कर रहे हैं, इस ओजोन को डैमेज कर रहे हैं और होल क्रिएट कर रहे हैं। ये देखें ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन किस तरह से डैमेज करता है। ये है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये कार्बन, ये 3 क्लोरीन और ये फ्लोरीन। यहाँ से यूवी लाइट की वजह से ये क्लोरीन यहाँ से सेपरेट हो जाता है और ये वाला क्लोरीन जो होता है ये ओजोन, ये O3 ओजोन का मॉलिक्यूल है और ये इसके साथ रिएक्ट करके इसके एक O को सेपरेट कर लेता है तो ये ClO बन जाता है और ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बन जाता है O2। ये जो ClO है ये फिर से जो है वो इसके साथ अगर ऑक्सीजन एटॉमिक फॉर्म में आएगी तो फिर ये वाला अपना ऑक्सीजन का एटम जो है ना वो इसको दे देगा। ये ऑक्सीजन का एटम और ये जो क्लोरीन के साथ बाउंड था ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना देंगे और ये क्लोरीन एटम फिर से जो है वो रिलीज़ हो जाएगा, फिर से सेपरेट हो जाएगा और ये दोबारा से किसी और ओजोन के मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जैसे ये यहाँ पे सेंटर में ये पिक्चर में नज़र आ रहा है, तो ये ओजोन के किसी और एटम को मॉलिक्यूल को डिस्ट्रॉय करने के लिए ये फिर से अवेलेबल होगा और इस तरह से ये वाला साइकिल 1 2 3 4 1 2 3 और 4 इस तरह से ये स्टेजेस चलती रहेंगी
क्लोरीन एटम सेपरेट होता जाएगा, ऑक्सीजन ओजोन से लेकर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देगा, और फिर किसी और एटॉमिक ऑक्सीजन के जो अपना ऑक्सीजन देकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में फिर कन्वर्जन करेगा और फिर ये रिलीज़ हो जाएगा। तो ये वाला जो साइकिल है ये यहाँ पे ऐसे चलता रहेगा, और इस वजह से जो है वो डैमेज कॉज करते रहते हैं और ओजोन जो है वो डिस्ट्रॉय होती रहती है। जी, इसके और रीज़न है, वही सिंपल इसमें रीज़न थे कि इसमें यूजिंग ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन स्पेस प्रोब, मतलब स्पेस के अंदर आना जाने की वजह से भी क्रिएट होती है। जैसे एयर की मूवमेंट है तो ये भी प्रोब्स हैं, तो ये जिस वजह से इसमें यह ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन भी मेट्रोलॉजिकल डिस्टर्बेंस से हमने देखा कि ये भी एक रीज़न है। ये दिखाया गया यहाँ पे कि ये जो लाइट होती है इसके ये डिफरेंट शेड होते हैं। ये अल्ट्रा वायलेट है, UVC है, UVB और UVA होते हैं। इनमें से जो B है वो भी काफ़ी डैमेजिंग होती है। ये UVB डिस्टर्ब करती है ओजोन के स्ट्रक्चर को। ये यहाँ पे ओजोन मॉलिक्यूल में से ये O को जो है यहाँ से सेपरेट कर देगी या ब्रेक कर देगी तो ये फ्री ऑक्सीजन एटम और फिर ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये फिर फ्री ऑक्सीजन एटम किसी और एटम ऑक्सीजन एटम के साथ मिलकर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बना देगा, और इस तरह से ये जो ओजोन होगी वो डिस्टर्ब होती रहेगी, टूटती रहेगी, ब्रेक होती रहेगी और ओजोन की होल क्रिएट हो जाएगी। जी, अब इसके इफ़ेक्ट्स हैं कि ये ह्यूमन हेल्थ के ऊपर इसके क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। ये स्किन कैंसर काज करता है जिसको मेलानोमा और नॉन मेलानोमा कहते हैं। ये दो तरह के इसमें यहाँ पे ये देखें, ये नोज़ के ऊपर, ये स्किन के ऊपर, ये आईलिड के ऊपर या ये नोज़ के ऊपर, इसके ये इस तरह से डैमेजेस हैं ओजोन की वजह से। एक्चुअली ये जो है वो ओजोन लेयर की डिप्लीशन की वजह से जब UV लाइट इसके ऊपर पड़ती है, इसके ऊपर ह्यूमन लाइफ के ऊपर, तो इससे प्रीमेच्योर एजिंग ऑफ द स्किन एंड अदर स्किन प्रॉब्लम होते हैं, कैटरेक्ट एंड अदर आई डैमेजेस। ये देखें, ये यहाँ पे आई डैमेजेस दिखाए गए हैं कि इस तरह से ये आई की स्ट्रक्चर को भी डैमेज करता है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है वो डिस्टर्ब होती है और इम्यून सिस्टम को भी सप्रेस करते हैं। जी, यहाँ पे देखें, ये नॉर्मल आई है, नॉर्मल लेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है, और ये कैटरेक्ट वाला यहाँ पे ये शेड आ जाता है इस तरह से। इससे पीछे बात हो रही थी एजिंग, प्रीमेच्योर एजिंग या अर्ली एजिंग की, तो ये देखें, ये जो रिंकल्स होते हैं ये अर्ली एजिंग की ये निशानी होती है, तो यहाँ पे ये अर्ली एजिंग भी इसी वजह से आ जाएगी। ये आई कैंसर भी काज करते हैं। ये यहाँ पे ये DNA जब UV लाइट को एब्जॉर्ब करता है, जब ओजोन होल क्रिएट होगी तो ये DNA को डैमेज करेगी UV लाइट, और इस वजह से DNA की म्यूटेशन भी हो सकती है। लेकिन ये म्यूटेशन जो होती है, म्यूटेंट DNA ये खुद को रिपेयर कर सकता है। सेल हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिपेयर DNA, अ स्पेशल एंजाइम अराइव एट द डैमेज साइट, और ये इसको डैमेज को रिमूव कर देगा या रिपेयर कर देगा। दिस मेक्स द DNA समवट रेजिलियंस टू डैमेज बाय द UVB, तो ये UVB लाइट से डिस्टर्ब या डैमेज नहीं होंगे। फाइटोप्लैंक्टन और बैक्टीरियोप्लैंक्टन जो सी लाइफ है ये भी इससे डैमेज होते हैं, और ये डिपेंड करता है कि ये इस वाटर कॉलम के अंदर किस डेप्थ तक जो है वो UV जो है वो जाती है, और ये फाइटोप्लैंक्टन उस डेप्थ पे मौजूद हैं या नहीं। ऑलमोस्ट ये 30 मीटर डेप्थ तक ये मूव कर जाती है, अंदर पेनिट्रेट कर जाती है, और ये UVB एक्सपोजर से रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी बाय इंटरफेयरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट डैमेजेस द DNA, अल्टर द नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म एंड इनहिबिट मोबिलिटी। और बैक्टीरियोप्लैंक्टन को भी ये इफ़ेक्ट करती है, बट द इफ़ेक्ट डिपेंड अपॉन कि वो वाटर कॉलम में किस जगह प्रेजेंट है। अगर वो 30 मीटर की रेंज में प्रेजेंट है और ज़्यादा ऊपर प्रेजेंट है तो इस वजह से उनका इफ़ेक्ट जो है वो वेरी करेंगे। अब हम इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इसको ये जो डिप्लीशन हो रही है, यूज़ अनलेडेड गैसोलीन व्हीकल्स, इक्विप व्हीकल विद द कैटालिटिक कन्वर्टर, ताकि इससे जो है वो हार्मफुल मेटेलिक गैसेस जो है वो ना निकले वहाँ पे। अवॉइड स्मोकिंग, रिप्लेस द क्लोरोफ्लोरोकार्बन विद हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, इन्फोर्समेंट ऑफ मॉनिटरल प्रोटोकॉल एंड गेन बेटर ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये जो भी इसमें कंट्रोल करेंगे इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अवेयरनेस हो, ताकि वो लोग जो हैं वो इस चीज़ से बाज रहें और इसको इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकें। और प्रोटेक्शन के लिए हम सन ग्लासेस यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये सन ग्लासेस UV प्रोटेक्टेड सन ग्लासेस होते हैं, या फिर कवरिंग कर सकते हैं इस तरह से, ये अम्ब्रेला से, और ये आई प्रोटेक्टेड कवरिंग है, या इस तरह से ओवरऑल रैप अराउंड यूज़ कर सकते हैं। सो हम इस तरह से जो है वो खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अगर हम UV से एक्सपोज हों तो।
जी बेटा, इसमें कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।